गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये अब हम लोगों का दूसरा एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ मैं आप लोगों के लिए, जिसका नाम है सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। ये डिप्लोमा 5th सेमेस्टर वाले बच्चों का है। तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे परमेबिलिटी, जैसे कि सॉइल मैकेनिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे कई सारे न्यूमेरिक क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसलिए हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि परमेबिलिटी होती क्या है। ठीक है, यह सॉइल की वह प्रॉपर्टी है, यह सॉइल की वह प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा मृदा में उपस्थित इंटरकनेक्टेड वॉइड से पानी को पास होने दिया जाता है। आप लोग ये भी कह सकते हैं कि यह सॉइल की वह प्रॉपर्टी होती है जिसमें या जिसके द्वारा मृदा में जो वॉइड्स होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वॉइड्स होते हैं। ठीक है, मतलब जैसे फाइनर, जिसका किसी का फाइन वॉइड्स होते हैं, किसी में बड़े होते हैं, जैसे फाइनर वाले में कम होते हैं वॉइड्स, उसमें ज्यादा होते हैं। तो इसलिए क्या होता है, परमेबिलिटी में जिसमें वॉइड्स होते हैं, अगर उसमें पानी पास हो रहा है तो उसकी दर क्या है, पानी के फ्लो होने की दर। मतलब यह सॉइल की वह प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा मृदा में उपस्थित इंटरकनेक्टेड वॉइड से पानी को पास होने दिया जाता है, तथा इसके द्वारा मुख्य रूप से क्या ज्ञात किया जाता है, वाटर के फ्लो होने की दर को ज्ञात किया जाता है। ठीक, परमेबिलिटी आप लोगों ने पढ़ ली। अब देखिए परमेबिलिटी का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं आप लोग। देखिए परमेबिलिटी का यूज कई जगह है, जैसे आप लोग वेल का डिस्चार्ज ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं, डैम का सीपेज ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं। ठीक, किसी भी एरिया में जल निकासी पाइप बिछाने के लिए कर सकते हैं। ठीक है ना, सॉइल का सेटलमेंट ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं, और ग्राउंड वाटर टेबल को नीचे करने के लिए कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए ये है यूज ऑफ परमेबिलिटी। देखिए दो क्वेश्चन आप लोगों से ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। ये पूछा जाता है कि परमेबिलिटी क्या होता है और परमेबिलिटी का यूज क्या होता है, इसको डिफाइन करिए। ठीक है, और एक्सप्लेन करने के लिए कभी कभी पूछ लेता है। 5 नंबर का क्वेश्चन कई बार आया है, आप लोग पिछले साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेंगे तो कई बार आया है। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि डार्सी लॉज क्या होता है, डार्सी का नियम क्या होता है। देखिए डार्सी का नियम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते ही होंगे, आप लोग पढ़ ही चुके हैं, तो आप लोगों को बहुत पता भी होगा कि डार्सी लॉ कितना आता है। तो डार्सी लॉ होता क्या है, मैं सिंपल शब्दों में समझाऊंगा कि जो वेलोसिटी होती है पानी के फ्लो होने की, लैमिनर फ्लो में जो पानी फ्लो होता है उसकी जो वेलोसिटी होती है वो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो अगर इसको वर्ड्स में जानना है कैसे उसको लिखेंगे, तो आप ये लोग ये लिख सकते हैं कि डार्सी लॉ के अनुसार लैमिनर फ्लो के अंतर्गत वाटर के फ्लो होने की वेलोसिटी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। ये समझ में आ गया, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। अब देखिए इसकी एक छोटी सी डेरिवेशन है। देखिए यही आपकी जो नंबर में डिफरेंस आता है कि कैसे, मतलब किसी के नंबर ज्यादा आ जाते हैं, किसी के कम आ जाते हैं, उसका कारण यही है कि देखिए आप लोग मतलब इसका जो डिफरेंशिएशन है वो नहीं करते हैं अच्छी तरह से। तो उसके लिए जैसे देखिए आप इसमें देख पा रहे होंगे v बराबर के आई है। ठीक, k बराबर कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है, i बराबर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। अब देखिए मैं इसको करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक, देखिए आपको पता है कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल i के है। ठीक, तो आप इसको लिखेंगे जब, तो v बराबर के आई लिख सकते हैं ना अच्छी तरह से। जब के आई लिख देंगे तो आपको पता है कि जो वो क्या बोलते हैं, v बराबर के आई हमको पता है, और i क्या है यहाँ पर, यह हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है h/l, h/l होता है। हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ा था q बराबर av। कोई ये भी सोच रहा होगा कि ये था av, तो आप ये लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो q बराबर av लिख दिया आपने। जब आप q बराबर av लिखेंगे, एक मिनट, देखिए जब आपने q बराबर av लिखा तो आपको पता है ना कि v की वैल्यू क्या है, v बराबर ki लिख सकते हो। तो q बराबर a इंटू के आई आपने लिख दिया। यहां से आप दोबारा इसको लिखिए, q बराबर a, i की वैल्यू पता है आपको, h/l लिख दीजिए। इसके बाद आप क्या करेंगे, आपको निकालना क्या है, यहाँ से आपको निकालना है k। तो k बराबर आप क्या करेंगे, आप यहाँ से कर देंगे, इसके इधर ले, ये वाला जो k है, ये जो k है, इसको जब आप इधर लेके आएंगे तो आप सिंपल करिए q/l अपॉन a इंटू h। अब कभी कभी पूछ लेता है कि एकांक समय में पानी कितना फ्लो हो रहा है, तो एकांक समय के लिए, ठीक, एकांक समय के लिए जब आप एकांक समय के लिए निकालेंगे तो एकांक समय किसमें जुड़ेगा, डिस्चार्ज में। तो k बराबर क्या हो जाएगा, q अपॉन t इंटू एल
अपॉन ए इंटू एच, ठीक है ना। तो आप यहाँ से के बराबर क्या निकल आएगा, क्यू एल टी इंटू ए इंटू एच, ये क्या हो जाएगा, कहाँ में निकलेगा, सेंटीमीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा आपका, या आप इसको मीटर प्रति सेकंड पर भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया, यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ठीक है। ये देखिए ये आपको क्लियर है पूरा यहाँ तक। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। देखिए आप लोग यहाँ से भी थोड़ा सा अपने से देख सकते हैं, इसमें क्या है। देखिए वो जो मैंने बताया उसमें मैंने क्या निकाला है, के, उसमें मैंने के निकाला, परमेबिलिटी निकाला, यहाँ पे इन्होंने डिस्चार्ज निकाला है, ठीक है। कोई भी लिखिए फॉर्मूला बस इधर से उधर हो जाएगा। देखिए अब इसमें देखिए हमने क्यू बराबर ए वी लिखा, क्यू को एकांक समय में क्यू बाई टी कर दिया, यहाँ से ए इंटू वी हो गया, वी माना क्यू अपॉन टी ए। जब वी बराबर हमको पता है के आई होता है, हमने पढ़ा ना वी बराबर के आई, तो हमने वी बराबर के आई इधर पे रखा। जब इसको इधर पे रखा तो क्यू अपॉन टी इंटू ए आ गया और के इंटू एच बाई एल, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, अगर आपको के निकालना है तो आप कुछ नहीं, इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, क्यू निकालना है तो इसको ऊपर कर दीजिए, तो क्यू बराबर क्या आ जाएगा, के इंटू एच इंटू टी इंटू ए अपॉन एल। सही है, कंफर्म है आपको। अब देखिए यहाँ पर क्यू बराबर क्या होता है, डिस्चार्ज होता है, टी बराबर टाइम होता है, ए बराबर क्या होता है, एरिया ऑफ सॉइल सैंपल, ये जो ए है एरिया ऑफ सॉइल सैंपल, एल बराबर लेंथ ऑफ सॉइल इन फ्लो, ठीक है, बहती हुई सॉइल का लेंथ, ठीक। एच बराबर हेड हो गया। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं रेनॉल्ड नंबर में। देखिए रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, रेनॉल्ड नंबर का आप लोगों को फॉर्मूला जानना है, इससे अतिरिक्त आपसे नहीं पूछता है, बस आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि रेनॉल्ड नंबर मतलब लैमिनर फ्लो के लिए क्या होगा और टर्बुलेंट फ्लो के लिए क्या होगा, ठीक है। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो जैसे इसको फॉर्मूला देख लीजिए, V इंटू कैपिटल डी ए इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन एन अपॉन जी, एन इंटू जी सॉरी। तो जब एन इंटू जी, तो यहां से देखिए ये जो एन है ये विस्कोसिटी हो गया, जी ग्रेविटी हो गया, गामा डब्ल्यू यूनिट वेट हो गया, और ये एवरेज साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल, और ये वेलोसिटी हो गया। कंफर्म है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, इसमें हमने बात किया है टाइप ऑफ फ्लो अकॉर्डिंग टू रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर के मुताबिक कौन कौन से फ्लो होते हैं। देखिए आप लोगों को ये पूछ लेता है एग्जाम में, जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जैसे जेई वगैरह का होता है, एई का होता है, उसमें इतना पूछता है कि ट्रांजिशन फ्लो में ओपन चैनल के लिए रेनॉल्ड नंबर की संख्या को बताइए, ठीक है। तो आप लोग बता सकते हैं 500 प्रोपोर्शन टू 200, ये बोल सकते हैं ना। तो इसी तरह है लैमिनर फ्लो के लिए क्या है, ओपन चैनल के लिए लेस देन इक्वल टू 500 है, पाइप के लिए क्या है लेस देन इक्वल टू 2000 है, ये 2000 है, और सॉइल के लिए क्या है लेस देन इक्वल टू 1 है। इसी तरह ट्रांजिशन के लिए है, इसी तरह टर्बुलेंट के लिए आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एजम्पशंस ऑफ डार्सी लॉ में। देखिए डार्सी लॉ और उसके एजम्पशंस ये पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा, ये जो आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप तैयार करके जाइएगा। सॉइल होमोजीनियस होनी चाहिए। डार्सी लॉ के अनुसार जो डार्सी लॉ का एजम्पशन था वो ये था कि सॉइल होमोजीनियस होनी चाहिए, फ्लो लैमिनर तथा स्टडी होना चाहिए, फ्लो कंटिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो करना चाहिए, जैसे हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन जानते हैं क्यू बराबर ए वी होता है, फ्लो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि सॉइल पूर्ण रूप से सैचुरेटेड होना चाहिए। अगर देखिए अगर जो सॉइल है अच्छी प्रकार से सैचुरेटेड मतलब अच्छी तरह से गीली होगी तो उसमें परमेबिलिटी अधिक होगी, मतलब पानी अधिक मात्रा में निकलेगा। जब टेस्ट के दौरान जब आप टेस्ट करें उसके दौरान टेम्परेचर जो होना चाहिए वो 27 डिग्री होना चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। ये 5 पॉइंट एजम्पशंस में आपको लिखना ही लिखना है। पहला पॉइंट था कि सॉइल होमोजीनियस होनी चाहिए, दूसरा फ्लो लैमिनर तथा स्टडी होना चाहिए, तीसरा था फ्लो कंटिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो करना चाहिए, चौथा है सॉइल पूर्ण रूप से सैचुरेटेड होना चाहिए, और पांचवा है कि टेस्ट के दौरान टेम्परेचर का मान 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं सीपेज वेलोसिटी। सीपेज वेलोसिटी और डिस्चार्ज वेलोसिटी दोनों में डिफरेंस जान लेते हैं। देखिए मैं आपको अपने आसान शब्दों में बताता हूँ होता क्या है। आप लोग ये सिंपल सोच लीजिए कि कोई सॉइल है, ठीक है, किसी सॉइल में उसके रंध्रों से जब कोई डिस्चार्ज होता है तो
उसमें जो हमको डिस्चार्ज प्राप्त होता है उस समय प्राप्त होने वाली वेलोसिटी, मतलब किस वेलोसिटी से वो डिस्चार्ज हो रहा है, उसी को हम सीपेज वेलोसिटी कहते हैं। किसी सॉइल में, या आप अगर लैंग्वेज में बोलना चाहे तो ये बोल सकते हैं कि मान लीजिए, ये माना जाए कि अगर किसी भी फ्लो के दौरान अगर किसी सॉइल के रंध्रों से डिस्चार्ज प्राप्त हो रहा है, सॉइल के रंध्रों मतलब सॉइल के वॉइड से कोई डिस्चार्ज प्राप्त हो रहा है, तो उस समय जो हमको वेलोसिटी प्राप्त होगी वो सीपेज वेलोसिटी होगी। ठीक। और अगर यहीं पर ये बोल दे कि फ्लो के दौरान यदि सॉइल के पूरे क्रॉस सेक्शन से, किसी सॉइल के रंध्रों से नहीं, सॉइल के पूरे क्रॉस सेक्शन से अगर डिस्चार्ज प्राप्त हो रहा है तो उसी को हम डिस्चार्ज वेलोसिटी कहते हैं। समझ में आ गया? ये दोनों में डिफरेंस आप लोग समझ गए होंगे। सीपेज वेलोसिटी को आप वीएस या वीवी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जबकि डिस्चार्ज वेलोसिटी को आपको वी से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कि डिस्चार्ज और सीपेज वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, सीपेज वेलोसिटी और डिस्चार्ज वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है। देखिए, आप लोग फिगर देख रहे होंगे कि फिगर में क्या लिखा है। तो फिगर आप लोग समझ लीजिए। पहले टैंक में देखिए क्या लिखा है। पहला टैंक है जिसकी सेंटर से हाइट h1 है, दूसरा टैंक है जिसकी सेंटर से हाइट h2 है। ये पहला टैंक है, इसकी सेंटर से हाइट कितनी है? h1 है। इसकी सेंटर से हाइट कितनी है? h2 है। और इसकी जो लॉस हो रहा है, जो ये h1 माइनस h2 हो रहा है, इसमें सॉइल सैंपल भरा हुआ है, ये वाइड्स है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? AV/AS। अब देखिए, आप इसको सिंपल समझिएगा कि अगर हमको वॉल्यूम ऑफ वाइड्स निकालना है, इसमें कितने वॉल्यूम ऑफ वाइड्स है, तो हमको सॉइल का एरिया तथा उसका लेंथ तो पता होना चाहिए। तो VV बराबर हम AS इंटू L लिख सकते हैं। जब AS इंटू L लिखेंगे तो हमको कंटिन्यूटी इक्वेशन पता है, Q बराबर AV, तो Q बराबर AS इंटू VS होता है। ठीक। अब देखिए, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा दीजिए। A1 V1 बराबर A2 V2 हमने पढ़ा था। Q बराबर A1 मतलब A1 V1 बराबर A2 V2 लिख सकते हैं। तो A इंटू V इंटू AS इंटू VS। ठीक है ना। अब देखिए, अब क्या करिए, इनको ऊपर नीचे डिवाइड करिए। कैसे? ये जो V लिखा है, ये VS को इसके नीचे लाइए, AS को इधर रखिए और A को इधर लाइए। ठीक है, ये लिख देंगे। फिर AS अपॉन A को LL से डिवाइड कर दीजिए। L को न्यूमिनेटर तथा डिनोमिनेटर में क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई करा दीजिए। जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको मिल जाएगा V/VS। क्या मिल जाएगा? V/VS इक्वल्स टू AS इंटू L। AS इंटू L को क्या लिख सकते हैं? ये आप देख पा रहे होंगे। AS इंटू L को क्या लिख सकते हैं? VV लिख सकते हैं। और A इंटू L को क्या लिख सकते हैं? V लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि VV/V बराबर क्या होता है। ये किसका फॉर्मूला है? पोरोसिटी का। पढ़ा होगा पोरोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, ये पोरोसिटी का फॉर्मूला है। तो अब देखिए, ये आपने इधर निकाल लिया, ये V/VS बराबर N। ठीक है, अब इसको इधर कर दीजिए तो V बराबर N इंटू VS हो जाएगा। यही रिलेशन है कि ये हो गया आपका डिस्चार्ज वेलोसिटी, ये हो गया आपका सीपेज वेलोसिटी, ये हो गया पोरोसिटी। रिलेशन निकल आया ना। यही 5 नंबर का पूछ देता है कि डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन डिस्चार्ज वेलोसिटी एंड सीपेज वेलोसिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग जान लेते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, जो कि पर उसमें प्रैक्टिकल में ज्यादातर पूछा जाता है कि परमेबिलिटी का कोफिशिएंट क्या होता है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी क्या होता है। ठीक है, प्रत्यास्थता गुणांक भी इसको शायद हिंदी में बोलते हैं। प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है? देखिए, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी क्या होता है, आप लोग ये जान लीजिए कि इकाई द्रव्य ढाल पर, मान लीजिए कोई इकाई द्रव्य ढाल है, मृदा और मृदा के इकाई क्षेत्रफल पर इकाई समय में, मतलब यूनिट एरिया पर और यूनिट टाइम पर पानी की, बहने वाले पानी की मात्रा को ही क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी बोलते हैं। इसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? ठीक है, यहाँ पर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा। I होगा ना, यह मैंने अभी पहले बताया है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V बराबर KI। देखिए, जो चीज मैंने अभी आपको पहले डेरिवेशन बताई थी, वही पूरी डेरिवेशन आप कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी में लिख देंगे। I लिखेंगे, Q बराबर AV लिखेंगे, Q बराबर A इंटू KI लिखेंगे। फिर आप इसको एकांक समय में ले जाएंगे, ये T नीचे आ जाएगा, ये आ गया सेंटीमीटर, ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। समझ में आ गया? यहाँ से Q बराबर डिस्चार्ज है और L बराबर आपका फ्लो पाथ ऑफ वाटर है, T बराबर टाइम है और H बराबर हेड लॉस है। कन्फर्म है ये?
चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं परमेबिलिटी को। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग द परमेबिलिटी, परमेबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं आप ये जान लीजिए। देखिए मैं आप लोगों को पहले आसान शब्दों में बता देता हूँ कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे परमेबिलिटी को। परमेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल, शेप ऑफ सॉइल पार्टिकल, वाइड रेशियो, सॉइल स्ट्रक्चर, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, टेम्परेचर और एडजॉर्ब ऑफ वाटर या एडजॉर्ब्ड वाटर। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल से। देखिए इसमें क्या है कि पार्टिकल की साइज बढ़ने से सॉइल की परमेबिलिटी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि साइज बढ़ने से सरफेस एरिया का मान कम होता है। ठीक है ना। फिर है शेप ऑफ सॉइल पार्टिकल। शेप ऑफ सॉइल पार्टिकल में क्या है कि आप लोग जानते होंगे कि जो एंगुलर कर्व वाली सॉइल होती है उसमें रंध्रों की मात्रा अधिक होती है तो उसमें परमेबिलिटी ज्यादा होगी। राउंडेड में एंगुलर मतलब वाइड रेशियो कम होता है इसलिए उसमें परमेबिलिटी कम होगी। लेकिन अगर आप वाइड रेशियो को कांस्टेंट कर देंगे, वाइड रेशियो को कांस्टेंट रखने पर राउंडेड की परमेबिलिटी अधिक होगी और एंगुलर की परमेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वाइड रेशियो की। वाइड रेशियो क्या होता है? वाइड रेशियो जैसे मैंने बताया कि वाइड रेशियो का जितना भी मान बढ़ाएंगे उससे परमेबिलिटी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कि सॉइल स्ट्रक्चर क्या होता है। फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर वाले सॉइल का परमेबिलिटी डिस्पर्स स्ट्रक्चर वाले सॉइल के परमेबिलिटी से अधिक होता है। सॉइल का स्ट्रक्चर, फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर वाले सॉइल का परमेबिलिटी डिस्पर्स स्ट्रक्चर वाले सॉइल की परमेबिलिटी से अधिक होता है। समझ में आ गया? आप लोग इसको ना अगर एग्जाम से पहले सुन के भी जाएंगे तो आप लोगों को पूरा याद हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। अगर इसके नोट्स चाहिए तो आप लोग कमेंट में लिखिए, कमेंट में कमेंट करिए और मेरा जो टेलीग्राम लिंक है मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको इसके नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए तथा शेयर भी करिए बच्चों को, क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसको फायदा मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग जान लेते हैं डिग्री ऑफ सेचुरेशन। ठीक है ना, डिग्री ऑफ सेचुरेशन में क्या है? जो सॉइल पूर्ण रूप से सेचुरेटेड होती है, जैसे मैंने ये बताया कि जितना ज्यादा सॉइल सेचुरेटेड होगी उसमें वाइड्स ये मतलब उसमें कोई ब्लॉकेज नहीं होगा, वाइड्स परमेबिलिटी होती रहेगी। ठीक है, एडजॉर्ब वाटर में देखिए क्या होता है, ये पानी को रोक देता है। कैसे? एडजॉर्ब वाटर में इसके द्वारा क्या होता है, सॉइल की परमेबिलिटी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि सॉइल पार्टिकल की जो सरफेस होता है ये उसमें पानी जाकर के ना रुक जाता है, जिससे क्या होता है सरफेस एरिया जो होता है, आयतन जो होता है वो कम हो जाता है। जो वाइड्स का आयतन होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि मान लीजिए ये कई सारे सॉइल पार्टिकल हैं। ठीक है, देख लीजिए ये। अब मान लीजिए यहाँ से पानी निकलने वाला है, ये पानी के लिए वाइड्स छूटा हुआ है। अब ये पानी जाकर मान लीजिए ऐसे ऐसे इसमें रुक जाएगा हर एक पार्टिकल के बाहर बाहर, तो इसका अब वॉल्यूम कम हो गया ना वाइड्स का, ये वाइड्स का वॉल्यूम है ये कम हो गया तो पानी को पास नहीं होने देता। ये देखिए ऐसे ऐसे जम जाता है, यहाँ पर पानी जाकर रुक जाता है, इसमें एक सर्कल बना लेता है। समझ में आ गया? ये हो गया आपका एडजॉर्ब वाटर। नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर का मान भाई बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक है परमेबिलिटी बढ़ेगी। समझ रहे हैं ना? चलिए अब हम जान लेते हैं कि कौन कौन से मेथड होते हैं कि जिससे हम परमेबिलिटी को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं या परमेबिलिटी को ज्ञात कर सकते हैं। देखिए होते तो कई सारे मेथड हैं कि 3 मेथड होते हैं टोटल, इनडायरेक्ट मेथड, फील्ड मेथड, लेबोरेटरी मेथड। कौन कौन से होते हैं? इनडायरेक्ट मेथड, फील्ड मेथड, लेबोरेटरी मेथड। अगर मैं जानना है आप लोगों को तो मैं बता देता हूँ, लेकिन आप लोगों के जो सिलेबस में है वो 2 ही है। लेबोरेटरी मेथड है सिर्फ, उसके अंदर 2 आएंगे, कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी मेथड और फॉलिंग हेड मेथड। इन 2 को बस पढ़ना है, यही 2 से न्यूमेरिकल और क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर। तो इसमें देखिए मैं आप लोगों को इसको बता देता हूँ कि इनडायरेक्ट मेथड में टोटल 4 प्रकार के इसके मेथड होते हैं। पहला होता है एलन हेजन मेथड, दूसरा है केंजनी कार्मोन मेथड, तीसरा है कंसोलिडेशन मेथड और चौथा है टर्जाकी इक्वेशन। ठीक है ना। फील्ड मेथड में 2 होते हैं, पंपिंग इन मेथड और पंपिंग आउट मेथड। और लेबोरेटरी का मैंने बताया है कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट मेथड और फॉलिंग हेड मेथड। फॉलिंग हेड मेथड को हम वेरिएबल हेड मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पहले से स्टार्ट करते हैं। लेबोरेटरी मेथड क्या होता है? देखिए यह विधि उस सॉइल के लिए उपयोगी है जिसकी परमेबिलिटी कम समय में निकाला जाता है। यह विधि उस सॉइल के लिए उपयोगी होती है जिसकी परमेबिलिटी हमको कम समय में निकालना होता है। ठीक है, लेकिन इसके द्वारा जो भी टेस्ट रिजल्ट हमको प्राप्त होता है वो अधिक शुद्ध प्राप्त नहीं होता है।
ये सस्ती विधि होती है, मतलब इसका जो मतलब पूरे वर्क का कॉस्ट होता है वो कम होता है, उतना ज़्यादा इसकी इनिशियल कॉस्ट नहीं होती है। सबसे पहला है कांस्टेंट एंड परमिबिलिटी मेथड। देखिए इसमें आप 3 पॉइंट याद रख लीजिए। पहला, कांस्टेंट एंड परमिबिलिटी मेथड कोर्स ग्रेडेड सॉइल के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब इस मेथड के द्वारा हम कोर्स ग्रेडेड सॉइल में परमिबिलिटी ज्ञात करते हैं। दूसरा, यह मेथड टाइम टेकन मेथड नहीं है, मतलब इसमें टाइम नहीं लगता है ज़्यादा, तथा इसके द्वारा टेस्ट रिजल्ट एक्यूरेट प्राप्त नहीं होता है। यह मेथड टाइम टेकन नहीं है और इसके द्वारा टेस्ट रिजल्ट एक्यूरेट प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, देखिए अब आप लोग एक काम करिएगा, वो ये कि आप लोग ये डायग्राम को देख लीजिए अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, इस डायग्राम को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है, मतलब मैं नहीं बोल रहा कि आएगा ही, लेकिन आने की संभावना रहती है इसकी और फॉलिंग हेड मेथड की। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये डायग्राम आप लोग बना के जरूर आइएगा। और ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आप लोग पढ़िए। देखिए इसमें परमिबिलिटी में जितने भी इक्वेशन है सब एक दूसरे से रिलेट होती है। यहाँ पर क्या निकाला है, परमिबिलिटी में भी क्या निकाला था, उसके पहले में क्यों निकाला था, सब रिलेट कर रहे हैं दूसरे से, बस आप लोग को समझने की दिक्कत है, समझना ही बस पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं अपने अगले उसमें। अगला है हमारा फॉलिंग हेड मेथड। फॉलिंग हेड मेथड में क्या होता है, देखिए यह मेथड प्रयोगशाला के लिए है। किसके लिए, प्रयोगशाला के लिए। इसके द्वारा भी सॉइल की परमिबिलिटी निकालने में अधिक समय नहीं लगता है। ठीक है, इस विधि के द्वारा भी टेस्ट रिजल्ट एक्यूरेट प्राप्त नहीं होता है। इस विधि के द्वारा टेस्ट रिजल्ट एक्यूरेट प्राप्त नहीं होता है। यह विधि इकोनॉमिकल मेथड होती है। क्या होती है, यह इकोनॉमिकल मेथड होती है। इस विधि के द्वारा मुख्य रूप से फाइन ग्रेडेड सॉइल का परमिबिलिटी ज्ञात करते हैं। किसका ज्ञात करते हैं, फाइन ग्रेडेड सॉइल का परमिबिलिटी ज्ञात करते हैं। ठीक है, इसमें अब 3-4 चीजें, इसमें 3-4 पॉइंट आपको बताता हूँ, वो समझिए। सबसे पहला ये लैबोरेटरी मेथड होता है। दूसरा, इसके द्वारा जो वो निकालते हैं परमिबिलिटी ज्ञात करते हैं, वो कम समय में, मतलब अधिक समय नहीं लगता है परमिबिलिटी निकालने में। इसके द्वारा जो टेस्ट रिजल्ट प्राप्त होता है वो अधिक से अधिक प्राप्त नहीं होता है। यह इकोनॉमिकल होता है और यह फाइन ग्रेडेड सॉइल के लिए प्रयोग किया जाता है, या इसके द्वारा मुख्य रूप से फाइन ग्रेडेड सॉइल की परमिबिलिटी ज्ञात करते हैं। ठीक है।